तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आई होप आप लोग सबको अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग। आप लोगों की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज हम लोग केटीजी के क्वेश्चंस लेने वाले हैं, कुछ बेसिक क्वेश्चंस। ठीक है, इसकी ऑलरेडी हम लोगों ने प्रैक्टिस कर रखी है जब थ्योरी हम लोग कर रहे थे। आज उसी से रिलेटेड मैं आपको पैराग्राफ फॉर्म में आप लोगों की डीबीपीज मैंने वीडियो लेक्चर्स में ही अपलोड कर दी है, तो आप चाहो तो आप वहाँ से देख सकते हो। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चंस आप लोग, ये पहला जो क्वेश्चन है मैं इनके लिए आपको थोड़ा सफिशिएंट टाइम दूंगा, लेकिन बट आप इसको अच्छे से सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी आपको करा रखे हैं क्लास में। मतलब जब प्रैक्टिस करवा रहा था मैं कॉन्सेप्ट का, तो उस समय मैंने आपको करवा रखे हैं। तो आपको बस इसमें थोड़ा सा इंटीग्रेशन पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। बाकी आप एक बार इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिए। ठीक है, तो ये वो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, जिसमें कि आप लोगों को थोड़ा दिमाग लगाना है। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, जिसको आप लोग सॉल्व कीजिए, फिर हम लोग इसको अच्छे से डिस्कस करते हैं। डिस्कस करने लायक वैसे कुछ है नहीं, बट फिर भी आप लोग एक बार ट्राई कीजिए, देखता हूं। ठीक है, पहला क्वेश्चन, ट्राई कीजिए इसको। ट्राई कीजिए इसको जल्दी से, और हो जाए तो मुझे आंसर जरूर बताइएगा। ठीक है, ट्राई कीजिए इसको। बेटा ऐसे कोई भी नहीं देख सकता। ठीक है, आपके ग्रुप में जो जुड़े हुए हैं बस वही देख सकते हैं। चलिए, और आप लोग अगर शेयर कर देते हो तो उसका हमें पता चल जाएगा। पता चलने से फिर आपको एक्सपेल भी किया जा सकता है। थैंक यू, कीजिए इसको। जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ये क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट मैंने ऑलरेडी आप लोगों को करा रखे हैं। देख बेटा, कुछ भी मत बोल, ठीक है। इतने दिन से तू देख पा रहा था, पहले ये बता। नहीं देख पा रहा था ना, तो फिर यहाँ आके क्यों ये कर रहा है, पोटी कर रहा है? पढ़ाई करनी है तो ठीक से पढ़ाई कर। हो गया आई थिंक आप लोगों से। एक बार इसको ट्राई कर लो, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। पिछले संडे को मैंने आप लोगों को
2 घंटे का सेशन, 2 घंटे के करीब का सेशन लिया था, आप लोगों ने फिर भी नंबर ऑफ सेशंस गिनवाए कि सर मनीष सर का एक सेशन नहीं हुआ है या अंकेश सर का ये वाला सेशन नहीं हुआ है, जबकि अभी जाके देखो तो सबसे ज़्यादा सेशंस मेरे ही होंगे आप लोगों के, काउंट कर लीजिएगा। ठीक है, आप लोग अगर सेशंस गिनवान अंत में जाके सेशंस ही गिनवाओगे तो फिर तो ठीक है, हमें भी यही करना पड़ेगा कि हमने तो यही बोला था कि आप लोगों को 1 घंटे का संडे को सेशंस होगा, तो मैं भी वही करूंगा आपसे। टाइम टेबल की जहाँ तक बात है, टाइम टेबल तो सब कुछ सही है, बट आप लोगों को भी समझना चाहिए कि थोड़ा बहुत 10-15 मिनट आगे पीछे हो जाते हैं। चलिए ठीक है, देखो इस तरह के क्वेश्चंस, देखिए यहाँ पे बस ज्यादा कुछ नहीं दे रखा है, बस ये चीज दे रखा है कि ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको टेम्परेचर एज अ फंक्शन ऑफ जेड, जेड मतलब कि डिस्टेंस फ्रॉम द सी लेवल दे रखा है, टी नॉट एंड जेड नॉट आपको दे रखा है, उसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लीजिएगा। अच्छा, प्रेशर, डेंसिटी, ये सब सारी चीजें आपको दे रखी है, और आपको क्या दे रखा है, रो टी बाई पी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ये दे रखा है। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा, पी का जो एक्सप्रेशन आया है वो इस तरीके से आया है। ठीक है, तो फिर आपको वही करना है, जेड डिस्टेंस पे जाना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप क्या कीजिएगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ज्यादा कुछ करना नहीं है, जेड डिस्टेंस पे जाइए, डी जेड एलिमेंट लीजिए, डी जेड एलिमेंट लीजिए, ऑब्वियस सी बात है यहाँ का प्रेशर P प्लस डी मान लीजिएगा, और यहाँ का प्रेशर P मान लीजिएगा, और इसका मास mg नीचे की ओर लग रहा होगा, सॉरी dmg। तो यहाँ से जब इसको dp की वैल्यू जब आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो ये कितना आया था, माइनस ऑफ रो जी रो जी इंटू डी जेड, आई थिंक यही आएगा, इसको मैंने सॉल्व करके बताया था। अब आप इसको क्या कर दीजिए, ध्यान से सुनिएगा, ये आप लोगों को मिल गया, अरे ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब यहाँ पे आप ऐसा कर दीजिए, रॉ की वैल्यू पुट कर देते थे हम लोग, रॉ की वैल्यू हम लोग पुट करते थे, याद होगा आप लोगों को, रॉ की वैल्यू पुट करते थे, जी तो कांस्टेंट दे रखा है आपका, और उसके बाद ऑब्वियस सी बात है पी के नीचे, प्रेशर के नीचे पी ले आइए, और वहां पे जो आपकी टेम्परेचर है, टेम्परेचर जो फंक्शन ऑफ जेड दे रखा है, टेम्परेचर जो फंक्शन ऑफ जेड पुट कर दीजिए, उसके बाद इंटीग्रेट कर दीजिए, तो बस इसमें इंटीग्रेशन का बचा हुआ है। अब प्रेशर जो है आपको दे रखा है, ध्यान से देखिएगा कि प्रेशर पी नॉट 1 एटीएम दे रखा है, तो एक्स जेड इज इक्वल टू 0 पे प्रेशर आपको दे रखा है, तो आपको बताना ही क्या है, सारी चीजें तो हो गई, तो बस एक बार बस इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, तो एक बार इसको इंटीग्रेट करके मुझे बताइए इसका आंसर क्या आ रहा है। अरे भाई यही तो करोगे ना, इतना तो चलिए कीजिए इसके आगे। ठीक है, हो जाएगा यहां से। कुछ आंसर आया कि नहीं आया, कि आप लोग ऐसे ही बस करते जा रहे हो, जल्दी करो इसके आगे।
इसके आगे आएगा मैं जो इसका dp बाई पी आ जाएगा इज इक्वल्स टू, ये क्या आएगा, रो की वैल्यू आप लोग पुट कर दीजिए तो ये आ जाएगा प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशन दे रखा है ना, आप उससे भी बता सकते हो, डेंसिटी और प्रेशर का रिलेशन भी दे रखा है तो उससे भी आप बता सकते हो। ठीक है, एक रिलेशन ये भी है, इसको भी आपको यूज करना है, याद रखिएगा, ये रिलेशन को भी यूज करना है। ठीक है, इस रिलेशन को भी यूज करना है। इसको आप क्या लगा दीजिए, ध्यान से सुनिएगा, इसको आप लगा दीजिए इनिशियल पॉइंट के लिए, और किसी रो वो कांस्टेंट दे रखा है तो इनिशियल पॉइंट इज इक्वल्स टू फाइनल पॉइंट के लिए। कई लोग मॉलिक्यूलर वेट से कर रहे होंगे, तो मॉलिक्यूलर वेट से इसलिए नहीं करना पड़ेगा बेटा, ऑब्वियस सी बात है करना पड़ेगा, क्योंकि अगर रो का रिलेशन तुम अगर यूज करोगे तो याद करो रो इज इक्वल्स टू पी बाई मॉलिक्यूलर वेट का कॉन्सेप्ट आता है, याद करो, जो हम लोगों ने देखा था आइडियल गैस इक्वेशन इन डिफरेंट फॉर्म में। ठीक है, उसमें मॉलिक्यूलर वेट आएगा, तो मॉलिक्यूलर वेट आपको पता तो है नहीं, तो वो जब पता नहीं है तो उसको कैसे यूज कर पाओगे, तो ये वाला रिलेशन यूज करना पड़ेगा। आप ये वाला रिलेशन यहाँ के लिए लिख लो और किसी जनरल जेड के लिए लिख लो, दोनों को बराबर कर दो, क्योंकि दोनों बराबर है तो ऑब्वियस सी बात है आपको उसके बीच में रिलेशन मिल जाएगा। उससे जब आप रिलेशन निकालोगे तो कितना आएगा, यहाँ के लिए जब निकालो, यहाँ के लिए लगाओगे तो ये हो जाएगा रो, मान लेते हैं कि z इक्वल्स टू 0 पे ये रो नॉट है, t z इक्वल्स टू 0 पे टेम्परेचर आपको दे ही रखा है, अपॉन पी नॉट भी दे रखा है, इज इक्वल्स टू रो इनटू टी अपॉन टी। तो यहाँ से आप रो की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ इसको निकाल सकते हैं। तो जब यहाँ पे आप इसको पुट कर दीजिए, समझ रहे हो मेरी बात को, इसको पुट कर दीजिए। कई लोग उस रिलेशन को यूज कर रहे थे, उसको आप लोग को यूज नहीं करना है, जो मैंने याद करो बताया था आइडियल गैस, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट आपको नहीं पता है ना भाई, तो मॉलिक्यूलर वेट जब नहीं पता है तो उसको कैसे यूज कर लोगे, लॉजिकली सोचना। ठीक है, तो आई थिंक इसका जो आंसर आता है वो आंसर मैं बता देता हूं। इसका आंसर आता है, ये आ जाएगा, देखो रो नॉट जी बाई पी नॉट आएगा इनटू इंटीग्रेशन ऑफ जेड अपॉन, और इसका रिलेशन कितना दे रखा है 1 माइनस जेड बाई जेड नॉट, और इसकी वैल्यू जीरो से लेके जेड के लिए करना। ठीक है, ठीक, जीरो से लेके जेड के लिए करना, और ये जीरो से लेके टी तक के लिए करना, आपका आंसर आ जाएगा। इसको देखिए, दो रिलेशन दो वेरिएबल, इसके बाद इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो अल्फा की जो वैल्यू आती है, ध्यान से देखिएगा, अल्फा की जो वैल्यू आती है, आई थिंक अल्फा की जो वैल्यू होगी वो किस किस चीजों पे डिपेंड करेगी, अल्फा की जो वैल्यू होगी रो नॉट जी जेड नॉट बाई एक मिनट, जेड नॉट बाई पी नॉट ये हो जाएगी अल्फा की वैल्यू। करके देखिएगा सॉल्व, यही आपकी अल्फा की वैल्यू आएगी, और इसी से आप आंसर जब निकालिएगा तो दिस विल बी इक्वल्स टू 3। नहीं दिख रहा, क्या नहीं दिख रहा, बेटा समझ में आया मैंने क्या किया है? एक बार मैं फिर से दोबारा बता दे रहा हूं, आप यहां से जेड डिस्टेंस पे जाइए, एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा देख लीजिए, मैं आपको बेसिक तरीके से बता दे रहा हूं, ध्यान से देखिए। आप यहां से सी लेवल से जेड डिस्टेंस पे जाइए, एक छोटा सा एलिमेंट लीजिए डी जेड, तो आपको रिलेशन मिल जाएगा प्रेशर के बीच में, तो डीपी इज इक्वल्स टू आपको मिल जाएगा माइनस ऑफ रो जी इंटू डी जेड। अब एक रिलेशन आपको दे रखा है, ध्यान से देखिएगा, एक रिलेशन दे रखा है रो टी, ठीक है, ये आपको दे रखा है रो टी बाई पी, ये दे रखा है रो टी बाई पी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, इसको यूज करना पड़ेगा। कई लोग क्या करेंगे, रो इज इक्वल्स टू जो भी हम लोगों ने रिलेशन आइडियल गैस इक्वेशन से, ठीक है, वो हम लोग यूज नहीं करेंगे, क्योंकि वहां मॉलिक्यूलर वेट आएगा, मॉलिक्यूलर वेट हमें पता नहीं है। तो यहां से आप क्या करो कि यहां और इस पॉइंट के बीच का, मान लो यहां इस पॉइंट को बोल सकते हो रो नॉट
इंटू टी नॉट अपॉन पी नॉट शुड बी इक्वल्स टू, आप यहाँ पे बोल सकते हो रो टी बाई पी। तो रो की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर आ गई, समझ रहे हो? तो वहां पे इसको पुट कर दीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा dp इज इक्वल्स टू, ध्यान से देखिए तो ये आ जाएगा आई थिंक, यहाँ बाई प्रेशर कर देता हूँ क्योंकि प्रेशर इस तरफ आएगा, उसको नीचे में लेके आ गया, ठीक है। तो ये आई थिंक आप लोगों को लॉजिकली क्लियर हुआ होगा। दिस इज रो नॉट, देख लो भाई, दिस इज रो नॉट टी नॉट अपॉन पी नॉट इंटू जी dz अपॉन टी, और टेम्परेचर की वैल्यू आई थिंक आप लोगों को dz अपॉन टी, और टेम्परेचर का रिलेशन आपको दे ही रखा है, तो टेम्परेचर से वो सारी चीजें कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक है। तो फिर आप टेम्परेचर का रिलेशन पुट कर दीजिए और इसको इंटीग्रेट कर दीजिएगा कहाँ से कहाँ तक के लिए, जीरो से लेके z तक के लिए, और ये जीरो पे हो जाएगा पी नॉट और ये p, बस आपका आंसर आ जाएगा। टेम्परेचर का बस वैल्यू आप पुट कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये आपका रिलेशन हो गया, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। आई थिंक ये अल्फा की वैल्यू आएगी, ठीक है। अल्फा की वैल्यू जब सारी वैल्यूज आपको दे रखी है, पुट कीजिए 3 आ जाएगा। चलिए ठीक है, इतना बहुत ज्यादा टाइम हमें इस पे किल नहीं करना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन, अब जहां तक बात है कैलकुलेशन की बात है, सेकंड क्वेश्चन से इसको कीजिए, सेकंड क्वेश्चन इसको जल्दी से सॉल्व कीजिए, ठीक है बेटा। रेड पेन यूज नहीं करूंगा, सॉरी फॉर दैट। सेकंड क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व कीजिएगा, दिन का हो चुका है, अच्छी बात है, जल्दी से करो। एक क्वेश्चन होमवर्क भी रहेगा, चलो देख लेते हैं, उसका हिंट दे दूंगा, वो मैं फिर करवाऊंगा नहीं, लेकिन आप लोगों के लिए वो होमवर्क रहेगा, उसका सॉल्यूशन आपको, इसका पीडीएफ तो मिल ही जाएगा, वो आप लोगों को खुद से सॉल्व करना है, ठीक है। एक पैराग्राफ है, वो मैंने आप लोगों को घर पे जाके बस एक बार पढ़ना है, क्योंकि उसके ऑलरेडी थ्योरीज मैंने आपको पढ़ा रखा है, तो उसके बारे में थोड़ा सा सोचना है, कुछ दिक्कत आए तो आप जाके पूछ सकते हो। सर विल नॉट वी पुट द वैल्यू ऑफ p इन इंटीग्रेशन, क्या बोलने की कोशिश कर रहा है बेटा? अबे चलो, ये क्वेश्चंस आप लोग ट्राई करते जाइए, जिसको समझ में आ चुका है वो क्वेश्चंस ट्राई करते जाइए, बाकी मैं पीछे की पार्ट को देखता हूं एक बार। क्या बोलने की कोशिश कर रही है? मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूं बेटा, जब आप इसकी वैल्यू क्योंकि तुम ध्यान से देखो ना, जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये लॉग के टर्म में आएगा, और लॉग के बाहर जो क्वांटिटी होती है वो पावर के रूप में चढ़ती है, ये भी लॉग के टर्म में आएगा, ये भी लॉग के टर्म में आएगा, समझ रहे हो मेरी बात को? ये जब लॉग के टर्म में आएगा, अगर टी की वैल्यू पुट कर देना, तो जो टी का एक्सप्रेशन में, टी का जो एक्सप्रेशन असल में जो जेड का एक्सप्रेशन आएगा, उसकी पावर यही चीज तो चढ़ेगी, तो इसलिए इसी का वैल्यू निकाल लो, समझ रहे हो मेरी बात को? इतना भी नॉर्मल सा कॉमन सेंस आप लोगों के पास होना चाहिए, ठीक है। बाकी आप लोगों पे डिपेंड करता है, जितना खींचना चाहोगे क्वेश्चन उतना लंबा होता जाएगा, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आप सेकंड क्वेश्चन पे ट्राई करना चालू कर दीजिए। कई लोग क्वेश्चन देख के ही बोले लेंगे यार इस साला ग्रेविटेशन मिक्स कर दिया ठीक है, अबे p की वैल्यू पूछा ही तो इंटीग्रेशन में p की वैल्यू क्यों पुट करोगे, गधे हो क्या? p की वैल्यू की पावर अल्फा दे रखा है, उस अल्फा की वैल्यू पूछा, क्वेश्चन ठीक से पढ़ते नहीं है। अच्छा अंशु, अब ये लड़का है कि लड़की है? मैं जनरली लड़कियों से इस तरीके से बात नहीं करता बेटा, तुम लड़का हो कि लड़की हो मुझे नहीं पता चलो, to disperse all the mass of earth to infinity against its own gravitational field would require energy। अगर आपको पता होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी स्टोर होती है, उसी तरीके से ग्रेविटेशनल फील्ड में एनर्जी स्टोर होती है, सेम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है,
ठीक है। मास ऑफ द अर्थ इज 6 × 10⁻24 kg एंड द रेडियस ऑफ अर्थ आपको दे रखा है सिंस अर्थ इज मोस्टली अर्थ के जो कोर में वो मोस्टली आयरन होता है, देयरफॉर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इतना दे रखा है, अज्यूम अर्थ टू बी वेरी कोल्ड ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रॉम, अच्छा मानना है आपको बहुत डिस्टेंस पर, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ टेम्परेचर सून आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ इट। चलिए ठीक है, कीजिए, सोचिए इस क्वेश्चन को कैसे कीजिएगा। देखिए जो एनर्जी होगी वो ms डेल्टा टी के बराबर करवा दीजिए, बस इसका यही मतलब देखो अगर इतनी एनर्जी टूटने से बचाना है तो इतनी एनर्जी उसके पास होनी चाहिए, तो कितना क्यू इज, आप ऑब्वियस सी बात है एनर्जी आपको पता है ग्रेविटेशनल फील्ड में, तो वो कौन प्रोवाइड किया होगा, जो अर्थ के कोर में जो टेम्परेचर जो मेटल्स होंगे उसका टेम्परेचर अगर टी रहा होगा उसी के कारण तो हुआ होगा। तो आप डायरेक्टली कर दीजिए एनर्जी इज इक्वल टू ms डेल्टा टी। तो इसका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया या नहीं आया, पहले ये बताइए इसका कॉन्सेप्ट समझ में आया है या नहीं आया। आपको बोल रहा है कि इतनी एनर्जी, ठीक है, इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, मास आपका अर्थ को दे रखा है, हीट कैपेसिटी आपको दे रखा है, ध्यान से सुनिएगा। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि ये जो एनर्जी है भैया कहाँ से मिला होगा, ये जो एनर्जी है अंत में ये कहाँ से आया होगा, अर्थ के जो अर्थ जो ये जो पिघला हुआ होगा, एक टाइम पे क्या था आप लोगों को पता होगा, अर्थ जो है एक आग का गोला की तरह था, तो उस समय मान लेते हैं कि अर्थ का टेम्परेचर टी रहा होगा, तो उस समय जो उसके पास एनर्जी कितनी रही होगी, वो एनर्जी धीरे धीरे ठंडी हुई, तो वो ठंडी हुई तो कहाँ चली गई, ग्रेविटेशनल फील्ड के रूप में इमर्ज हो गई। तो ये आपका कॉन्सेप्ट है। अब क्वेश्चन से तुम्हारे सामने लिखा हुआ है, अब इंग्लिश कमजोर है तो हम तुम्हारी क्या कर सकते हैं। टू डिस्पाइट ऑल द मास, टू डिस्पर्स और द पूरे मास को टूटने से अगेंस्ट इंफिनिटी इट्स ऑन ग्रेविटेशनल फील्ड रिक्वायर्ड, इसकी खुद की ग्रेविटेशनल फील्ड में इतनी एनर्जी होनी चाहिए, मास ऑफ अर्थ इतना दे रखा है, अर्थ का इसका रेडियस दे रखा है, सिंस ज्यादातर जो कंपोनेंट है वो आयरन के, और इसका स्पेसिफिक हीट आपका इतना दे रखा है। आज ठीक है, assuming that the earth was forming by very cold objects falling from a great distance away, its maximum possible temperature as soon after formation is, ये आपसे पूछ रहा है। तो सिंपल सी बात है, जब तक उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड के पास इतनी एनर्जी नहीं रही होगी तब तक ये रुक नहीं सकता। तो ऑब्वियस सी बात है, बहुत छोटे छोटे ऑब्जेक्ट से मिलकर बना हुआ है, तो उसका सबसे ज्यादा टेम्परेचर कब रहा होगा, जब इसकी खुद की ग्रेविटेशनल फील्ड, तो ऑब्वियस सी बात है इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड कब, ग्रेविटेशनल फील्ड के पास जितनी एनर्जी होगी वो किसके फॉर्म में रही होगी, ms डेल्टा टी के फॉर्म में। तो इसका आंसर आप आई थिंक अब आप निकाल सकते हो। तो मेरा बस यही कहना है कि इसकी एनर्जी को ग्रेविटेशनल फील्ड में जितनी एनर्जी है उसको ms डेल्टा टी से इक्वेट करवा दीजिएगा, ठीक है। अरे भाई मेरा ये कहने का मतलब है कि अर्थ जो है उसके ग्रेविटेशनल फील्ड में इतनी एनर्जी है, तो वो एनर्जी आई कहां से होगी, वो एनर्जी ms डेल्टा टी से ही तो आई होगी ना। मेरा ये बस कहने का मतलब है, वो ऑब्वियस सी बात है टेम्परेचर धीरे धीरे ठंडा हो गया और अर्थ हमारी अभी ठंडी हो चुकी है, तो सिंपल सी बात है वो एनर्जी गई कहाँ होगी, ग्रेविटेशनल फील्ड में चली गई होगी। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये आपको कहने की कोशिश की जा रही है, ये तो आपको खुद से समझना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका आंसर आई थिंक हाँ 8 आएगा इसका आंसर। क्लियर है ये क्वेश्चन, कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा। बाकी चलिए थर्ड क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये जो पूरा का पूरा पैराग्राफ है एक बार इसको ट्राई कीजिए, ये ऑलरेडी मैंने इसका एक पार्ट करवा रखा है, तो ये इसको थोड़ा सा डाटा चेंज करवा के वही सेम क्वेश्चन है, बाकी सेकेंड और थर्ड पार्ट आप लोगों के लिए रहा। अभी कीजिए इस क्वेश्चन को, ऑलरेडी मैं करवा रखा हूं पहला पार्ट, लेकिन फिर भी आप लोग एक बार ट्राई कीजिए और सेकेंड और थर्ड पार्ट कैसे निकालना है ये अभी सोचिए, ठीक है। इस पैराग्राफ को एक बार ट्राई कर लीजिए। करो भाई ट्राई।
सॉरी। इस क्वेश्चन को मैंने ऑलरेडी एक बार कराया है, फर्स्ट पार्ट इसका ऑलरेडी करवा रखा है, तो एक बार इसको ट्राई कीजिए आप और मुझे बताइए फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या आएगा। ठीक है, एक बार ट्राई कर लो, उसके बाद मुझे बताना फर्स्ट पार्ट का क्या आंसर आएगा। जल्दी से ट्राई कीजिए इसको। फर्स्ट वाले का आंसर क्या आया बताइए। अरे भाई जब करा रखा हूं तो इतना टाइम नहीं लगना चाहिए फर्स्ट वाले पार्ट में, सेम कॉन्सेप्ट तो है। एक बच्चा भी आंसर दे दो ताकि मैं सॉल्व करवा सकूं। भाई गलत ही आंसर दे दो कम से कम। पिछला क्वेश्चन आई थिंक आप लोगों से बन गया होगा, जिसको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बताने के लिए रेडी हूं। मैंने 2-3 बार आपको यही बात बोला कि क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़िए, क्वेश्चंस में सारा कुछ आपको दिया होता है। तो आप ये मानिए कि किसी टाइम पे टेम्परेचर टी रही होगी, उस टेम्परेचर पे मैक्सिमम एनर्जी, अरे भाई मेरी टेम्परेचर टी है तो मेरे पास कुछ एनर्जी होगी ना टेम्परेचर इसके फॉर्म में, तो वो सोचिए थोड़ा सा। तो वही एनर्जी ग्रेविटेशनल फील्ड के रूप में चली गई। अभी अर्थ का टेम्परेचर उतना थोड़ा है जितना आप निकालोगे उसमें, तो आखिर वो एनर्जी गई कहाँ, तो वही बताने की कोशिश कर रहा है कि ग्रेविटेशनल फील्ड के फॉर्म में गई। और अंत में बोला है कि आपको मानना है कि छोटे छोटे ठंडे ऑब्जेक्ट से मिलकर बना था। ठीक है, चलिए आंसर सी आ रहा है। 3-4 बच्चों का आ गया, इसमें कुछ करना ही नहीं था। मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को इस क्वेश्चन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट आप लोगों को ऑलरेडी बता रखा है। मैंने ये बताया था, अगर आपको याद हो तो मैंने क्या बताया था आप लोगों को। आपको ये बोल रखा है, पहले क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। तुम गधेरे हो, तुम क्वेश्चंस पढ़ते तक नहीं हो, ठीक ना, और उसके बाद क्वेश्चंस ट्राई करना चालू कर देते हो। दे रखा है क्यूबिकल बॉक्स है ऑफ साइड 2 मीटर कंटेन्स ऑक्सीजन गैस, जिसका मॉलिक्यूलर वेट आपको दे रखा है 32 एट प्रेशर 100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ड्यूरिंग एन ऑब्जर्वेशन टाइम ऑफ 1 सेकेंड। अगर 1 सेकेंड नहीं दिया रहता, 2 सेकेंड भी दिया रहता तो कोई दिक्कत नहीं होती। एन एटम ट्रेवल्स विथ रूट मीन स्क्वायर स्पीड पैरेलल टू वन ऑफ इट्स एड्स of the cube was found to make 500 hits with a particular wall without any collision with other atom। सेम क्वेश्चन है, R की वैल्यू आपको दे रखी है, K की वैल्यू दे रखी है। अच्छा, ये तो वही वाला क्वेश्चन हो गया, सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो आपको क्या कह रखा है, ध्यान से सुनिए, जो बच्चे मतलब गधेरे हैं उनके लिए, कि मान लीजिए कि ये आपका एक क्यूब दे रखा है, इसका साइड लेंथ बस हमने 2 मतलब कि 1 से 2 कर दिया है उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब ये क्या कर रहा है, एक पर्टिकुलर ये वाली वॉल को ध्यान से देखो, इससे 500 बार टकरा रहा है, एक मॉलिक्यूल 500 बार कोलाइड कर रहा है। तो एक बात बताओ, 2 सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में जो हमारा मॉलिक्यूल कितना चलता है। कई लोग बोलेंगे सर 12 कैसे बोल रहे हो, तो ध्यान से सुनना, मैं एक पर्टिकुलर वॉल के साथ बात कर रहा हूं।
तो मान लो ये मॉलिक्यूल यहाँ था, टकराया, फिर यहाँ पे गया, फिर टकराएगा, जब तक इससे टकराएगा ना तब तक दूसरा बार इससे कैसे टकराएगा, लॉजिकल बात है। ये गया, इससे टकराया, फिर आया, यहाँ से टकराया, फिर वापस आया, तो जब ये इससे टकराया तो फिर गया तो L, फिर जब इससे टकरा के वापस आया तो L, तो 2L, एक को दो सक्सेसिव कोलिजन्स विथ सेम वॉल के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो 2L होता है। सिंपल सी बात है, अगर आपका ये क्यूब दे रखा है, क्यूबॉइडल दे रखा होता, किन साइड के अबाउट दे रखा होता, वो सब सारी चीजें हमें फिर देखनी पड़ती, तो उतना दिक्कत नहीं है। 2L, तो इसका मतलब है 500 कोलिजन करने में 2 इंटू L की वैल्यू 2 दे रखी है इंटू 5, मतलब इतना मीटर आपका मॉलिक्यूल चल चुका होगा, 1 सेकंड के अंदर इतना चल चुका होगा। ठीक है, अगर ये आपको पता है तो एक बात बताइए, इनटू अगर इतना चल चुका है तो वेलोसिटी आपका बोल रखा है कि मॉलिक्यूल्स रूट मीन वेलोसिटी आरएमएस वेलोसिटी से चल रहा है। आरएमएस वेलोसिटी से अगर चल रहा है तो मैं क्या मान सकता हूं कि ऑब्वियस सी बात है, देखो टकराने के बाद इसका मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं हो रहा है, तो आप इसको एक लीनियर, अच्छा यहाँ पे एक और अच्छी बात जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा इस बात को। कई लोग बोलेंगे कि सर कोलिजन्स मतलब कि आपने टाइम 1 सेकंड मान लिया, ठीक है, लेकिन सर जब दीवार से टकराव रहा होगा तो उस समय थोड़ा बहुत तो टाइम लगा होगा। लेकिन आपको याद होगा केटीजी मैंने आपको कॉन्सेप्ट एक बताया था, अगर आपको याद होगा कि हम लोग जो 2 सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच का जो टाइम है कोलिजन कॉन्टैक्ट टाइम के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा मानते हैं। तो इसका मतलब यह है कि जब वो टकराया होगा तो बहुत ही माइन्यूट टाइम के लिए वो दीवार के संपर्क में आया होगा। मतलब आप कौन से टाइम को मान रहे हो, ये दिस इज T1, दिस इज T, दो कोलिजन्स के बीच का टाइम आप मान रहे हो, और यहाँ पे जो टाइम लग रहा है सपोज करो T0 है, तो ये T1 जो है ये बहुत बहुत ज्यादा बड़ा इससे है, तो इसलिए आप ओवरऑल जो 1 सेकेंड है उसमें ओनली कोलिजन्स का टाइम आपका काउंट नहीं होगा, ओनली जो रिलैक्स जितने भी रिलैक्सेशन टाइम है वही काउंट होंगे। तो ये बात आपको आई थिंक क्लियर हुई होगी कि सर हमने जो शुरुआत में अजम्पशंस पढ़े थे वो हर जगह वैलिड हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कहीं पे वैलिड नहीं हो रहा। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, VRMS इनटू टाइम, टाइम इज 1 सेकेंड इज इक्वल्स टू 2000 मीटर। अच्छा, VRMS की वैल्यू क्या होती है, 3RT बाय मॉलिक्यूलर वेट। अब कई गधेरे क्या होते हैं, क्या करते हैं, ध्यान से सुनना कि आपको पता होना चाहिए कि VRMS, V एवरेज, उसके बाद V मोस्ट प्रोबेबल, जितने भी स्पीड का फॉर्मूला है इसमें आपको टेम्परेचर पुट करना है केल्विन में, मॉलिक्यूलर वेट पुट करना है केजी पर मोल में। एक बात ध्यान से सुन लेना, नहीं तो फिर गधेरों की तरह ढाटू झेटू बाद में करोगे। तो मॉलिक्यूलर केजी पर वेट, आपका मॉलिक्यूलर वेट किस में दे रखा है, देखो ध्यान से, अगर यहाँ पे देखो तो मॉलिक्यूलर वेट आपको दे रखा है ग्राम में, 32 ग्राम दे रखा होगा, मॉलिक्यूलर वेट आपको 32 दे रखा है, मतलब आपको मॉलिक्यूलर वेट लेना कितना पड़ेगा, मॉलिक्यूलर वेट लेना पड़ेगा 32 इंटू 10⁻³ लेना पड़ेगा। टेम्परेचर को भी केल्विन, टेम्परेचर जो आपका निकलेगा वो आंसर जो आएगा वो केल्विन में आएगा। तो ये सब छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इस चीजों का ध्यान में नहीं रखोगे तो आप कॉन्सेप्ट जानते हुए भी आंसर्स में गलती करोगे। तो ये बात जरूर याद रखिएगा कि अच्छा, आपको याद होगा कि हम लोगों ने बात की थी स्टीफेंस लॉ, याद करो, स्टीफेंस लॉ में जो टेम्परेचर होता है वो भी हम लोग केल्विन में पुट करते हैं। इवन जो आपका कौन सा इसको लॉ बोलते हैं भाई, लैम्डा m इंटू टी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, विंग्स लॉ, इसमें भी जो टेम्परेचर पुट करते हैं ना ये भी केल्विन में होता है। मैं रेडिएशन की बात बता रहा हूँ, मतलब जहां जहां मुझे याद आ जा रहा है कि जहां आप गलती कर सकते हो उस चीज के बारे में बता रहा हूँ। इसमें भी भैया टेम्परेचर पुट करते हैं, वो आपका ना केल्विन में रहता है, डिग्री सेल्सियस में मत पुट कर देना विंग्स लॉ में, समझ रहे हो। हाँ, ऑब्वियस सी बात है, न्यूटन्स लॉ में आप जो टेम्परेचर डिफरेंस लेते हो तो वहां पे केल्विन में करो चाहे डिग्री सेल्सियस में करो, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपको याद होगा कि डिग्री सेल्सियस में अगर दो टेम्परेचर बीच का जो डिस्टेंस आएगा और केल्विन में आएगा वो बराबर आएगा। तो मैं ये चीज जरूर याद रखिएगा, किस फॉर्मूले में टेम्परेचर किस फॉर्मेट में पुट करना है, तो आप गलती करोगे। बात याद रखिएगा कि इससे रिलेटेड 3-4 बार क्वेश्चन आया हुआ है, कई गधेरे इसको डिग्री सेल्सियस में किया, उसका आंसर गलत आया। ठीक है, चलिए, तो ये आप लोगों का हो गया फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट क्या बोल रखा है, द एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल की एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, सॉरी हाँ ट्रांसलेशनल। तो किसी भी, अगर देखो ऑक्सीजन, तो उसकी ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी भैया, 3 होगी। कोई भी किसी भी तरह का मॉलिक्यूल हो जाए उसका ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हमेशा 3 होता है, ये आप लोगों को आई थिंक पता होगा पहले से।
तो एक मॉलिक्यूल का बोला है, तो एक मॉलिक्यूल का बोला है तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो उसका ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी को हम लोग लिख सकते हैं। ध्यान से देखो, F/2 मतलब 3/2, अगर आपको याद हो तो 3/2 kT, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम में हाफ kT एनर्जी जाता है, तो 3 में कितना जाएगा, 3/2 kT। तो k की वैल्यू आपको ऑलरेडी दे रखी हुई है। वैसे मैं बोलता हूँ याद रखो तो कोई दिक्कत नहीं है। टेम्परेचर अभी आप लोगों ने सी पार्ट से निकाल रखा, सी आएगा इसका आंसर, सी आप यहाँ निकाल रखा, तो ऑब्वियस सी बात है काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आपको आ जाएगी। ठीक है, जो भी है, आई थिंक ए ऑप्शन आता है शायद, जहां तक मुझे याद है ए ऑप्शन आता है। ठीक है, यहां से आप निकाल सकते हो। अब दूसरी बात बोल रखा, फाइंड द टोटल मास ऑफ ऑक्सीजन गैस इन द बॉक्स। मास कितना होगा ऑक्सीजन गैस का, तो कोई दिक्कत नहीं है भैया। प्रेशर जो है हमारा वो दे रखा है, प्रेशर इज इक्वल्स टू, अगर आपको याद हो तो प्रेशर इज इक्वल्स टू कितना होता है, प्रेशर 1/3 रो VRMS का स्क्वायर, VRMS का स्क्वायर। तो यहां से आपका डेंसिटी आ जाएगा, ध्यान से सुनना, यहां से आपका डेंसिटी आ जाएगा। कई बोलेगा साला VRMS कहां दे रखा है, टेम्परेचर निकाल लेते हो VRMS पता चल गया। तो यहां से आपका VRMS आपको पता है, तो ऑब्वियस सी बात है, सारी टेम्परेचर पता है तो VRMS भी पता है। ठीक है, VRMS आपका पता चल गया, तो प्रेशर आपको ऑलरेडी पहले से दे रखा है, तो आपका डेंसिटी आ जाएगा। डेंसिटी आपको पता है तो ऑब्वियस सी बात है मास आ जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम आपका कंटेन, अरे क्यूब है उसका साइड लेंथ 2 दे रखा है, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, तो वॉल्यूम पता चल जाएगा तो मास भी पता चल जाएगा। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो यहां से आप मास निकाल सकते हो। तो इतनी सारी चीजें का सर सेकेंड पार्ट का, हाँ ऑब्वियस बात है ए आंसर होगा इसका। देख लो इसका, आई थिंक जो भी आप कैलकुलेट कर लीजिए, इससे आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, आई थिंक अब आप लोगों का क्लियर होगा। किसी को कोई डाउट हो तो एक बार पूछ लीजिए, बाकी मैंने कॉन्सेप्ट समझाने की आप लोगों को कोशिश की है। एक बच्चे ने आज मुझसे मैसेज किया था कि सर थोड़ा सा हमें एक कॉन्सेप्ट उन्होंने पूछा था, मुझे याद करने दो, मैं वो अभी बता देता हूँ। ठीक है, चलो पहले क्वेश्चंस कर लो, उसके बाद टाइम बचेगा बहुत सारे, तो उसमें हम लोग कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस को ही करेंगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट, कोई डाउट है हाँ या ना बोल दो, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके आगे तो आप लोग कर लीजिएगा, अरे हाँ ना बोलो भाई, टाइम कम। चलिए ठीक है, और किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, बाकी हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए चलिए इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई कीजिए, इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई कीजिए। सोचो इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा थर्मोडायनेमिक्स मिक्स है, थोड़ा सा थर्मोडायनेमिक्स मिक्स है, पहले बता दे रहा हूं। जल्दी से ट्राई कीजिए, जिनसे भी आंसर का पता चल जाए वो मुझे जरूर बताइए। PV=nRT करके मास निकाल सकते हैं, हाँ उससे भी निकाल सकते हैं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, जिससे आपको आसान लगे। PV=nRT, प्रेशर वॉल्यूम=nRT, हाँ उससे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा उस तरीके से भी, जो तरीका आपको आसान लगे।
प्रेशर दे रखा था, वॉल्यूम आपको पता था, एन आर का पता है, टेम्परेचर हमने निकाला। हाँ, उससे भी कर सकते हैं। ठीक है, गुड। और अगर तुम लॉजिकली सोचो ना तो पी, जब आपने बोला तो मुझे एक बात समझ में आई। चलो ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करते रहो। मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनना। पी जो होता है, अगर तुम ध्यान से देखो, E is equals to 1/3 रो वी आर एम एस का स्क्वायर। तो वी आर एम एस होता है 3 RT बाई मॉलिकुलर वेट, अगर आपको याद होगा। ठीक है, इसको लिखो। अगर तुम इसको ध्यान से देखो तो इसको लिख सकते हो मास अपॉन वॉल्यूम। दिस इज मास अपॉन वॉल्यूम, टोटल मास ऑफ गैस अपॉन वॉल्यूम। तो मॉलिकुलर वेट अपॉन मॉलिकुलर मास, देखो टोटल मास अपॉन मॉलिकुलर वेट, ये नंबर ऑफ मोल्स हो गया, तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, ये वॉल्यूम है। तो पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। तो इससे भी यही चीज आता है, समझ रहे हो मेरी बात को। P इज इक्वल्स टू, जो हम लोग लिखते हैं, P इज इक्वल्स टू 1/3 रो वी आर एम एस का स्क्वायर। असल में जब इसको आप सॉल्व करो तो ये पी वी इज इक्वल्स टू एनआरटी ही आ जाता है। ये चीजें याद रखिएगा, ठीक है। चलो, ये तो बस ऐसे ही अभी आ गया। वैसे मुझे कुछ लोगों को पता होगा। चलो, ये दिया हुआ क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। हुआ कुछ इस क्वेश्चन का? मैंने पहले आपको हिंट दिया कि इस क्वेश्चन में थोड़ा बहुत आपको, हाँ, एक बच्चे का मेरे पास मैसेज आया था, वो बोले थे कि सर कार्तिकी सर ने इफिशिएंसी वाला पार्ट बताया है, लेकिन एक बार आप दोबारा बता देना। तो ठीक है, अभी मैं इस क्वेश्चन के बाद एक और क्वेश्चन है, पूरा का पूरा पैराग्राफ है, उसका मैं हिंट आपको दे दूंगा और वो आप लोग सॉल्व कीजिएगा। उसका आंसर तो दिया हुआ ही रहेगा, पूरा का पूरा बहुत बड़ा पैराग्राफ है, ठीक है। उसको आप लोग ट्राई कीजिएगा, और ज़्यादा उतना डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि देखो बेटा, जो नेक्स्ट पैराग्राफ जो है ऑलरेडी वो थ्योरी में आपका कवर हो चुका है। जो भी मैंने थ्योरी आपको कराया, आप जब आप उसको पढ़िएगा तो बोलेगा हाँ सर सही आपने बोला। हाँ, उससे रिलेटेड मैं आपको थोड़ा सा बातें आपको बस बता दूंगा, उसके बाद आप लोग ट्राई कीजिएगा। उसमें रोटेशन के कॉन्सेप्ट भी लगेंगे, ठीक है, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कॉन्सेप्ट लगेगा। तो थोड़ा बहुत, क्योंकि आपको पता होगा कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब आई क्या होगा ये आप लोगों को तो सोचना पड़ेगा, ठीक है। चल, ठीक है। आज क्या बात है, 13 बच्चे, क्या बात है भाई। चलो देखो क्या दे रखा है। अरे किसी से हुआ या ये नहीं हुआ, भले ये क्वेश्चन बताओ, ये कुछ थोड़ा बहुत चमका कि नहीं चमका? भाई यही कई क्वेश्चन है, कोई ये मॉलिक्यूलर वेट ऑफ जिनॉन दे रखा है, हीलियम दे रखा है, ठीक है। देखो क्या दे रखा है, टू थर्मली इंसुलेटेड इक्वल ग्लोब, वन फिल्ड विथ 1 mole of light ideal gas and other filled with 1 mole of heavy ideal gas at same temperature and pressure are placed one above the other with the light gas upper, मतलब कि अपर में ऊपर लाइट गैस रखा हुआ, when the
कम्युनिकेशन इज ओपन बिटवीन, मतलब दोनों के बीच में कोई कम्युनिकेशन होगा, वो मतलब या पाइप होगी, उसको ओपन कर दिया गया है। द गैसेस आर कंप्लीटली मिक्स्ड इन शॉर्ट टाइम, बहुत छोटे टाइम में ये दोनों मिक्स हो गए। एज्यूमिंग द गैस टू बी मोनोटॉमिक, अच्छा ऑब्वियस सी बात है दोनों गैस मोनोटॉमिक है। फाइंड द चेंज ऑफ टेम्परेचर व्हेन द लाइट गैस ऑफ हीलियम एंड द हैवी गैस इज ज़ीनॉन, ठीक है। आपको दे रखा है गैस भी बोल रखा है, एक हीलियम है एक ज़ीनॉन है। एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ ग्लोब इज h। चलिए ठीक है, कुछ समझ में नहीं आया बेटा? कितने लोगों को समझ में नहीं आया? क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया, ईमानदारी से बताइएगा कितने लोगों को समझ में नहीं आया? अभी मैं समझाऊंगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये दे रखा है, ध्यान से देखिए। ये दोनों एक ही तरह के ग्लोब्स हैं सर, कोई प्रेजेंट, ठीक है। ये दोनों ग्लोब्स देखिए, इसमें क्या दे रखा है आपको, अगर क्वेश्चंस पढ़िएगा, इसमें लाइट वाला है, इसमें हैवी गैस, ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है। अब इन दोनों का जो सेंटर्स के बीच की जो हाइट है, जो जो क्वेश्चन में बोल रखा है वो तो निकालो। हाइट इज h, हाँ h, ठीक है, ये दे रखा। अब हमने क्या किया, इन दोनों के बीच में कम्युनिकेटर है, ये ओपन कर दिया तो दोनों गैस मिक्स हो गई। समझना मेरी बात को, दोनों गैस मिक्स हो गई, ठीक है, दोनों गैस मिक्स हो गई। तो एक बात बताओ, एनर्जी बाहर से कहीं आ नहीं सकती? ध्यान से सुनना, दोनों का दोनों प्रेशर P, ये भी टेम्परेचर T, ये भी प्रेशर P, ये भी टेम्परेचर T। अब सुनना मेरी बात को, एनर्जी ना तो बाहर से आई है ना यहां से एनर्जी निकली है। लॉजिकल बात है, ये आपको बोल रखा है, ठीक है, ये आपको बोल रखा है, ठीक है। एनर्जी ना तो बाहर आई है ना तो ऊपर गई। अब लॉजिकली समझना तो होगा क्या, लॉजिकली समझना तो होगा क्या। अच्छा, हीलियम किधर दे रखा है, एक मिनट रुको। अच्छा, एक मिनट, ऊपर कौन सा दे रखा, ये आपको दे रखा है। अब देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, जब मिक्सिंग होगी तो एक बात बताइए, नीचे में आई थिंक हीलियम रखा हुआ है, ऊपर में कौन सा गैस है, दूसरा वाला गैस कौन सा था, दूसरा वाला गैस दे रखा है आर्गन, ठीक है, जीनॉन, सॉरी जीनॉन, दूसरे में जीनॉन रखा हुआ है। तो देखिए, आपको पता होगा कि जो लाइट गैस जो होती है उसकी टेंडेंसी होती है ऊपर जाने की, और जो आपका हैवी गैस होता है उसकी टेंडेंसी होती है नीचे आने की। ये बात आई थिंक आप लोगों को पता होगा। तो होगा क्या कि हीलियम धीरे धीरे ऊपर वाले कंटेनर में भर जाएगा और जीनॉन जो है नीचे वाले कंटेनर में आ जाएगा। तो अब थोड़ा सा इस बात को लॉजिकली समझना, ठीक है। अपर हीलियम लाइट वाला, सर बाउंड चल गया, अपर हीलियम, अपर हीलियम है। अगर अपर हीलियम है तो फिर थोड़ा सा लॉजिकली क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अपर हीलियम कैसे हो सकता है, एक मिनट, एक मिनट रुको। They are insulated equal globes. One is filled with 1 mole of
एक मिनट रुकना। ठीक है, ऊपर में वो दे रखा है, एक मिनट। ओके ठीक। अच्छा मैंने उल्टा समझ लिया, एक मिनट रुको। ये लाइट और हैवी वेट है, यहाँ पे हीलियम है, यहाँ ज़ीनॉन है। अब सुनना मेरी बात को, अब थोड़ा सा ध्यान से सुनना। एनर्जी कैलकुलेशन के लिए अब सुन लो, ठीक है। एनर्जी कैलकुलेशन के लिए अगर तुम ध्यान से देखो तो हम मान सकते हैं, याद कीजिए जब काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन निकाला था, तो एनर्जी कैलकुलेशन के लिए हम ये मान सकते हैं कि सारे गैसेस मॉलिक्यूल्स जो हैं, सुनना, सारे गैसेस मॉलिक्यूल्स जो है। अच्छा एक बात बताओ, मैं आपसे ऐसे ही पूछ रहा हूँ, क्यू ऑफ मिक्सिंग ऑफ गैस मुझे लगता है 0 होगा। अगर कोई दो गैस, ध्यान से सुनना, अगर कोई दो गैस सेम टेम्परेचर, सेम प्रेशर और इंसुलेटिंग कंटेनर के अंदर रखा हुआ और उन दोनों को मिक्स कर दो, तो उनके बीच में जो क्यू ऑफ मिक्सिंग होगा वो 0 होगा। क्यों 0 होगा? अरे भैया दोनों का टेम्परेचर सेम था ना। आपने अगर इस तरीके से सोचो, इंसुलेटिंग कंटेनर्स हैं, तो इंसुलेटिंग कंटेनर में ना तो एनर्जी बाहर गई ना तो अंदर आई, तो इसका मतलब क्यू ऑफ मिक्सिंग इस केस में तो 0 हो जाएगा। मतलब अगर यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से एक बात सोचो, तो यहाँ पे Q इज इक्वल्स टू जो आपका होता है, अगर तुम फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग सोचो तो डेट इज डेल्टा U प्लस डब्ल्यू। अब बोलोगे सर डेल्टा U प्लस डब्ल्यू ये कैसे करेंगे? अब देखो मिक्सिंग के कारण होगा क्या, समझना, Q इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डब्ल्यू। पहला इक्वेशन तो मुझे ये समझना है, Q ऑफ मिक्सिंग 0 होगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि इंसुलेटिंग कंटेनर्स है, ठीक। तो मतलब आपको ये पता चला कि वर्क डन इज इक्वल्स टू डेल्टा U। अब बोलोगे साला वर्क डन हुआ क्या, हुआ कैसे? अब समझना, यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये लगेगा, जहां तक मुझे समझ में आ रहा है, ध्यान से सुनना। यहाँ पे हीलियम है, यहाँ पे आर्गन। तो जब इस तरीके से आपने रखा है और ऊपर वाला खोला, तो गैस क्या होगा, लीक करेगा, लीक करके ये इसमें आएगा और आर्गन वाला लीक होके इसमें आएगा। ध्यान से सुनना, यही तो बात होगी ना भाई, यही तो होगा। लॉजिकली सोचो तो यही तो होगा। अब कई लोग बोलेंगे सर ऐसा क्यों होगा? ऐसा भी तो हो सकता है आर्गन इसमें जाए फिर इसमें वापस आना चालू हो जाए। मैंने जो अभी आपसे 2-3 मिनट का टाइम लिया, मैंने जो अभी आपसे 2-3 मिनट फ्री एक्सपेंशन नहीं हो रहा बेटा, फ्री एक्सपेंशन नहीं हो रहा, 2-3 मिनट का जो आपसे टाइम लिया, मैंने अभी सोचा इस पे देखो होगा क्या, हीलियम वाला इसमें आना चालू होगा। अरे ऑब्वियस सी बात, जब दो चीज को मिलाओगे, इधर वाला गैस इधर भागेगा, इधर वाला गैस इधर भागेगा। जबकि प्रेशर सेम है, कुछ बच्चे बोलेंगे सर प्रेशर सेम है तो कैसे आ जाएगा? ठीक है, प्रेशर सेम है तो कैसे आ जाएगा? तो होगा असल में क्या कि कुछ गैस इधर जाएंगे, कुछ गैस इधर आएंगी। अब लॉजिकली सोचना, अगर इसका Vrms स्पीड निकालो, तो मुझे लगता है Vrms स्पीड ऑफ He इज ग्रेटर देन Vrms स्पीड ऑफ आर्गन। ये मानते हो? अब Vrms स्पीड एक तरह का एवरेज स्पीड होता है, एक एवरेज स्पीड होता है। हम ये मान सकते हैं कि इसके मॉलिक्यूल्स की जो स्पीड होगी, क्योंकि ये एक तरीके से देखो तो काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल्स इज द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। तो अगर इस मॉलिक्यूल्स का मास ज्यादा है तो इसका मतलब है इस मॉलिक्यूल्स, अब देखो टेम्परेचर दोनों का सेम है, इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल्स की वैल्यू दोनों मॉलिक्यूल्स में सेम होगी। अगर दोनों मॉलिक्यूल्स में सेम होगी तो लॉजिकली ये ज्यादा मास वाला है तो इसका वेलोसिटी कम रहा होगा। तो इससे भी आप समझ सकते हो कि एवरेज, ऑन एन एवरेज इसके हर एक मॉलिक्यूल्स का जो वेलोसिटी बोला जाए इसके कम होगा। तो ये क्या होगा, जल्दी जल्दी इसमें आना चालू हो जाएगा और ये जा तो रहा होगा धीरे धीरे, लेकिन ये लौट के इसके कंपैरिजन में इतनी स्पीड से आ नहीं पाएगा। तो अंत में क्या होगा, लॉजिकली सोचना, हीलियम इसमें पूरा का पूरा भर जाएगा अगर मैं फाइनली देखूं, और आर्गन इसमें चला जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? ये कॉन्सेप्ट किसको समझ में आया, थोड़ा सा बताइएगा, ये कॉन्सेप्ट किसको समझ में आया? मतलब अगर तुम पहले ध्यान से देखो तो ये इसके सेंटर पे, अगर तुम इसके सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट से देखो तो इसके सेंटर में पहले हीलियम था और इसके सेंटर में पूरा का पूरा आर्गन गैस था। अब रिवर्स हो जाएगा, अब
रिवर्स हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? अब रिवर्स हो जाएगा। अब अगर रिवर्स होगा तो आप सोचिए, अब बताइए कितने लोगों को ये चीजें समझ में आई कि पहले बेटा इसके सेंटर में हीलियम था, अब इसके सेंटर में आर्गन। आप बोलोगे सर सेंटर में कहां था? अबे सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट से सोचो, ठीक है, और इसके सेंटर में हीलियम था, अब ये इसमें आ गया, ये इसमें आ गया। पहले तुम बताओ तुम्हें समझ में आया नहीं है? साला कोरोना ना हो जाए। आजकल थोड़ा सा अगर खांसी भी हो जाता है ना तो डर लग जाता है, एक साला कहीं टपकने वाले तो नहीं है। रियली में क्वेश्चन ठीक था, मैं भी पहले सोचा कि शायद आर्गन ऊपर होगा ये वो, लेकिन फिर जब थोड़ा सा सोचा तो फिर ये चीजें समझ में आई। ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने क्वेश्चन जब चूज किया था तो मैंने उल्टा समझ लिया था कि आर्गन ऊपर हीलियम नीचे, कोई बात नहीं। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा ये कहने का मतलब है, आप ध्यान से सुनिएगा, पहले क्या था, हीलियम जो है और उसका मास आपको पता है, सुन लो मेरी बात को, और ये आर्गन, ये दोनों के बीच की डिस्टेंस h दे रखी है। पहले ऐसे था, ये इनिशियली था, क्या था बेटा, ये इनिशियल था, इनिशियली ऐसा था, फाइनली कैसा हो जाएगा, ध्यान से देखें, हीलियम यहां आ जाएगा और आर्गन यहां आ जाएगा और ये फाइनली आ जाएगा। अच्छा एक बात बताइए, तो देखो इसकी क्या चीजें चेंज हो गई होगी, पहले इसके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी थी, ऑब्वियस ही बात है, सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज आया होगा वही तो वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा। मैं क्या बोल रहा हूं कि मिक्सिंग का क्यू तो जीरो हो गया, तो मतलब ये हो गया डेल्टा यू इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वर्क डन। डेल्टा यू को लिखोगे F/2, पहले वाले गैस का, देखो ध्यान से देखना, मैं पहले वाले गैस के लिखता हूं, डेल्टा यू लिख सकता है F/2 NR डेल्टा टी, पहले वाले गैस का मान लिया F1 और उसका मोल मान लिया N1, जो कि सेम दे रखा है। F1 मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनो, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ W, क्योंकि Q जीरो हो गया, तो पहली वाली गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम F1/2, अच्छा इसका मोल N1 R डेल्टा टी प्लस ऑफ F2/2 N2 इंटू R डेल्टा टी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वर्क डन। क्या लिखोगे, माइनस ऑफ वर्क डन। मुझे लगता है कि ध्यान से देखना, इसके जो एनर्जी में, पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज आएगा, दैट इज द वर्क डन ऑन द सिस्टम। अगर तुम ध्यान से देखो तो वही आप वहां से इक्वेट करवा दीजिए, डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको पता होता है, एन दे रखा है, आर दे रखा है, टेम्परेचर को कॉमन ले लीजिएगा, उसके बाद डिवाइड कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है मेरी बात को? समझ में आ रहा है? ठीक है, वर्क डन ऑन द गैस जो हो जाएगा चेंज इन, समझना मेरी बात को, वर्क डन ऑन द गैस जो हो जाएगा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में W क्या होता है, वर्क डन ऑन द गैस या वर्क डन बाय द गैस। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन दीज कॉन्फिगरेशंस विल बी द वर्क डन ऑन द गैस और वर्क डन बाय द गैस। ये आपको समझ में कैसे आएगा, ये आप देख लीजिए कि पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू पॉजिटिव में आती है या पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव में आती है, इससे आप निकाल लीजिए। ठीक है, ठीक है बेटा, किसी एक को रेफरेंस मान लो, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी लिख लेना, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिख लेना, इसको रेफरेंस मान के। ठीक है, तो ये mg, इसका अगर इसका इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इसको रेफरेंस मान के करोगे तो ये लिखोगे m ऑफ हीलियम g इंटू h, ये लिखोगे। अब इसको अब रेफरेंस तो वही रहेगा, और यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा प्लस ऑफ m इंटू g इंटू मास ऑफ आर्गन G इंटू एच। समझ रहे मेरी बात को? तो माइनस कर दीजिए, इनिशियल माइनस फाइनल, समझ रहे हो, हीलियम वाले में मास, आर्गन वाले फाइनल माइनस इनिशियल कर दीजिए, तो आपको जो डेल्टा यू की वैल्यू आई तो वर्क डन बाय द गैस ही होगा। अरे सब खुद सोचो ना, अगर इसको रेफरेंस मानोगे तो पहले पोटेंशियल एनर्जी इतनी थी, समझ रहे हो मेरी बात को, पहले पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, मास ऑफ हीलियम इंटू जी इंटू एच। अब इसको फिर सेकंड फाइनली देखो तो इसमें रेफरेंस तो यही रहेगा, तो फाइनली अब क्या हो गया, mg मास ऑफ आर्गन, सॉरी ये क्या लिखा है मैंने, इधर बना रहा हूं,
देखो पहले आपका था, दोनों केस के लिए देखा जाए, पहले आपका आर्गन नीचे था, हीलियम ऊपर था। अब क्या हो जाएगा, हीलियम नीचे और आर्गन ऊपर। तो यहां का U1 इनिशियल लिखो तो इसको रेफरेंस मान लेते हैं, इस वाले को रेफरेंस मान लेते हैं। तो लिखोगे M ऑफ हीलियम इंटू G इंटू H, और U ऑफ फाइनल अगर मानोगे तो ये हो जाएगा, ध्यान से देखो, मास ऑफ आर्गन इंटू G इंटू H। अब ये H ऊपर चला गया ना, तो देखो वर्क डन बाय द गैस या वर्क डन ऑन द गैस, ये हो जाएगा U फाइनल माइनस U इनिशियल, दैट इज मास ऑफ आर्गन, जो भी मास ऑफ आर्गन माइनस मास ऑफ हीलियम इंटू GH। अच्छा, आपको दे रखा है डेल्टा U इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वर्क डन के बराबर। डेल्टा U हम लोगों ने ऑलरेडी निकाल रखा है, ये क्या था, F1/2 इंटू N1 R प्लस ऑफ F2/2 इंटू N2 इंटू R इंटू डेल्टा टी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ये पूरी की पूरी क्वांटिटी, और यहां से आपका डेल्टा टी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, चलिए अबे समझ में आया, हाँ या ना बोलो। बेटा जिनोन हैवियर है तो सर ये ऊपर कैसे चला गया, इस बात का आप इस तरीके से समझो। अब ऐसा दे रहे, मान लो एक गुब्बारा है, सुन लो पहले, गुब्बारा है, इसमें तुम जिनोन गैस ही 1 एटीएम पे भर दो, ठीक है। दूसरा वाला भी गुब्बारा, देखो लॉजिकली मैंने जो आपको आंसर बताया, जो आंसर आपको बताया कि यहाँ पे जिनोन था और यहाँ पे हीलियम था, तो इसके जैसे आप कोई होल क्रिएट करोगे तो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स तेजी से इस तरफ आने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अरे भाई मॉलिक्यूल्स रुका हुआ था ना, कि इस होल जैसे कर दिया तो तुम्हारा प्रेशर बराबर मेरा प्रेशर बराबर, तो हम ये पे रुक जाते हैं। इसके मॉलिक्यूल्स इधर आना चालू करेंगे, इसके मॉलिक्यूल्स भी इस तरफ जाएंगे। अरे वेलोसिटी है ना, गैसेस मॉलिक्यूल्स मूव कर रहा है, थोड़ा ना रुका हुआ है, तो मॉलिक्यूल्स इसके इधर इस तरफ जाना चालू होंगे। ऑब्वियस बात है, कुछ लोग बोल सकते हैं आर्गन भी तो इधर से इधर जा सकता है। मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि नहीं आ सकता है, लेकिन उसकी वेलोसिटी कम होगी इन कंपेयर टू दिस। तो फाइनली अगर किसी स्टेज पे जाके देखोगे तो हीलियम पूरा पूरा इसमें आ जाएगा और आर्गन ऊपर चला जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, यहां तक हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, बहुत ज्यादा टाइम ले लिया हमने, कोई बात नहीं। चलो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए, मैं इसको बता दे रहा हूं। आपने इसमें क्या लिखा है कि एक डायटोमिक गैस है जिसका शेप डंबल की तरह है इन दिस मॉडल। इसका सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मॉलिक्यूल्स XYZ इस तरीके से दे रखा है, और आपको दे रखा है कि ये वाई एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रहा है, तो उसमें उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है ऑब्वियसली बात ट्रांसलेशनल उसको जीरो मानते हैं। ये सब ऑलरेडी हम लोगों ने बात कर रखी थी। हर डिग्री ऑफ फ्रीडम में एक मॉलिक्यूल्स को ½ kT एनर्जी मिलती है। ये सब सारी चीजें हमने सिस्टम में n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है तो टोटल एनर्जी हम लोगों ने कर दिया। ऑब्वियसली बात है, अगर हम लोग अगर हम टोटल की बात करें तो 3n आया होगा ट्रांसलेशनल को, 3n आया होगा ट्रांसलेशनल को, 2n आया होगा रोटेशनल को, तो टोटल एनर्जी इतनी, और n kb इंटू टी। ऑब्वियसली बात है kb के लिखोगे R/n है तो उसकी वैल्यू इतनी आ गई। तो पूरा पूरा डेरिवेशन आपको दे रखा है डायटोमिक के लिए। अच्छा, अब दूसरा आपको क्या बोल रखा है, CV की वैल्यू। अब देखो मोलर स्पेसिफिक हीट जो आपको दे रखा है, मोलर हीट कैपेसिटी एक्चुअली में आप लोगों को पढ़ाया गया होगा, कार्तिकेय सर ने आप लोगों को बताया होगा। मोलर हीट कैपेसिटी को हम लोग किस तरीके से डिफाइन करते हैं, मतलब आप ये समझो जस्ट लाइक स्पेसिफिक हीट इन कैलोरीमेट्री, उसी तरीके से मोलर हीट कैपेसिटी होती है। लेकिन आप लोगों को पता होगा कि डेल्टा U ऑफ द सिस्टम इज डिपेंड्स ऑन द अगर आप लोग बात करें डेल्टा U ऑफ द सिस्टम या Q ऑफ द सिस्टम इज डिपेंड्स ऑन द प्रोसेस, इसलिए आपका मोलर हीट कैपेसिटी भी जो है वो प्रोसेस पे डिपेंड करने लग जाएगा। मतलब देखो सॉलिड्स के लिए आप एक ही स्पेसिफिक हीट पढ़ते थे, लेकिन गैस के लिए अलग अलग प्रोसेस के लिए स्पेसिफिक, एक तरीके से बोल लो स्पेसिफिक हीट के कॉन्सेप्ट पे ही हम लोगों ने बनाया है। मैंने क्या बताया कि अगर आप किसी मॉलिक्यूल, अगर सॉलिड के हिसाब से देखो तो स्पेसिफिक हीट होता था क्या
कि अगर किसी सब्सटेंस का 1 ग्राम मास ले लो, 1 ग्राम मास ले लो, तो उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आपको कितनी एनर्जी देनी पड़ती है। ये आपका होता था सॉलिड्स के लिए मोलर हीट कैपेसिटी, सॉरी स्पेसिफिक हीट की वैल्यू। अगर गैस के लिए देखा जाए तो गैस के लिए कौन सी चीजें सिग्निफिकेंट है, गैस के लिए जो आपकी सिग्निफिकेंट होती है वो होती है मोल। तो उसके लिए आप इस तरीके से समझो कि 1 मोल ऑफ गैस का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए आपको कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज द मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर क्यों बोल दिया, क्योंकि भैया 1 मोल के लिए हम लोगों ने डिफाइन किया, तो दैट इज मोलर हीट कैपेसिटी। अब गैस का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाना है 1 मोल के लिए, वो डिपेंड करेगा कौन सा प्रोसेस है, आइसोथर्मल है, आइसोकोरिक है, आइसोबैरिक है, ये तो आइसोकोरिक, तो उसी चीज को हम लोगों ने बोला है मोलर हीट कैपेसिटी। तो उसी हिसाब से यहाँ पे दे रखा है सीबी की वैल्यू, जब मतलब कि आप सीबी इस तरीके समझो, मोलर हीट मतलब अगर वॉल्यूम को कांस्टेंट रखे होते, वॉल्यूम को अगर कांस्टेंट रखे हुए होते, तो 1 डिग्री गैस का वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हुए अब गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा। आपको पता होगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से Q = डेल्टा U + W। अगर आपने वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दिया तो इसका मतलब वर्क डन बाय द गैस 0 हो गया और आपका Q = डेल्टा U के बराबर हो गया। ये आई थिंक आप लोगों को पता होगा ये सब सारी चीजें। तो वहां से हमारा CV की वैल्यू आती है जो कि 5/2 × nRT, और उसको दूसरे तरीके से भी डिफाइन करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब कई लोग इसको देख के कंफ्यूज हो जाते हैं, कैसे कंफ्यूज होते हैं, देखो मैंने आपको देसी लैंग्वेज में मतलब कि सिंपल लैंग्वेज में आपको बता दिया। आप कई गधेरे इसको देख के बोलोगे क्या बोला है, तो तुम गधेरे ही रह जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं बोलूं कि Q = मैंने बोल दिया, जैसे याद कीजिए कि Q = सॉलिड्स के लिए लिखते थे M/s डेल्टा T, छोटा सा हीट के लिए लिखो तो dQ = MS डेल्टा T। इसी तरीके से गैस के लिए क्या लिखोगे, उसके लिए मोल सिग्निफिकेंट NC/dt। तो यहाँ पे ध्यान से देखो तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि देखो C को ऐसे लिख सकते हैं 1/n dQ/dt, यही चीज लिखा है वहां पे और कुछ नहीं लिखा है उसने, समझ रहे हो मेरी बात को। तो ये लिखने का तरीका है भाई, मैं बस ये बोल रहा हूँ dt की वैल्यू 1 ले लो, n की वैल्यू 1 ले लो, तो Q = C हो जाएगा। और वहां पे भी तो मैंने आपको यही बताया था, m की वैल्यू 1 ले लो और डेल्टा T की वैल्यू 1 ले लो, तो Q = स्पेसिफिक हीट। तो कैलोरीमेट्री अगर आपको समझ में आता है तो मुझे नहीं लगता है कि ज्यादा आपका थर्मोडायनेमिक्स में कोई दिक्कत होने वाला है, ठीक है। तो एक ही चीज है, तो वही चीज यहाँ पे इन्होंने ये बोल रखा है, और कंफ्यूज मत होइएगा इस चीज को लेके कि सर ये क्या बोल रहा है, ठीक है। मैं पैराग्राफ आपको समझा दे रहा। उसके बाद पैराग्राफ का नेक्स्ट पार्ट है, उसका सीपी की वैल्यू निकाल रखी है, गामा की वैल्यू निकाल रखी है, फालतू की चीजें। उसके बाद आपको ये सब सारी चीज देखा, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ दैट ओमिक गैस, इस तरीके से आपसे पूछा है। तो देखो इसको एक बार ट्राई करना, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी कैसे करके निकालोगे वो आप लोग ट्राई करना। मैं आपको बस हिंट दे रहा हूं, Ix = IR, मतलब कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस शुड बी इक्वल टू y एक्सिस। ये आप लोग ट्राई कीजिएगा, ये आप लोगों के लिए हिंट रहेगा। उसके बाद ये थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है, दोनों के आंसर बी दे रखे हैं, आप एक बार इसको ट्राई कर लीजिएगा। मेन ये क्वेश्चंस मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे बेस्ड ही है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि उस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ठीक है। एक बार ट्राई कीजिए, इसको अच्छे से आप लोगों का हो जाएगा, ठीक है। ट्राई कीजिए इसको अच्छे से, ना हो तो मुझसे नेक्स्ट लेक्चर में पूछ लीजिएगा। बाकी आज का सेशन यही कंप्लीट करते हैं। 1 घंटे बाद मैं एक फिर और सेशन लूंगा जिसमें कि थर्मोडायनेमिक्स के कुछ क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। और हम लोग कितने को मिलते हैं, आई थिंक 10 बजे के बाद मिलते हैं, ठीक है। चलिए तब तक के लिए आप लोग इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, बाय।